म्यूचुअल फंड की कई कैटेगरीज हैं और सभी कैटेगरीज की अपनी विशेषताएं हैं और अपनी इंपॉर्टेंस है। इन सभी फंड्स में से कौन से फंड्स रहेंगे आपके लिए सुटेबल, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आपके प्रश्नों के माध्यम से मैं कोशिश करता हूं कि आपको आपके सवालों के जवाब तो दिए ही जाएं और साथ ही जितनी हो सके अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ सवालों के जवाब। तो पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है निर्मल जोशी ने। निर्मल जी, आपने कहा है कि आप हैं अल्मोड़ा उत्तराखंड से। बहुत खुशी हुई ये जानकर। और आपने कहा है कि 2021 से आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं। बहुत अच्छी बात है और अच्छा लगता है जब हमारे व्यूअर हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और आपने कुछ स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, आपने नाम बताए हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000 रुपीज़ यानी कि आप SIP कर रहे हैं। PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 2000, एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 2000, मिरे एसेट ELSS टैक्स सेवर फंड में 2000 और HDFC सेंसेक्स फंड में 2000। तो एक लार्ज कैप फंड, एक टैक्स सेवर है, स्मॉल है, मिड है और फ्लेक्सी कैप है। बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है और 12 से 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो मेरे हिसाब से आपको कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पर बने रह सकते हैं और ऑल द बेस्ट टू यू। और साथ ही यदि आप जानना चाहते हैं कि 12 से 15 साल में कितना पैसा बन सकता है, 15 साल में कैलकुलेट कर लेते हैं तो 12% के CAGR पर मैं बताता हूँ आपको कि आपकी इस SIP से कितना पैसा बनेगा। तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ यदि आप इन्वेस्ट करते हैं 15 ईयर्स के लिए और 12% का CAGR हो तो बनते हैं अराउंड 47,59,000 रुपीज़। लेकिन यहीं पर क्योंकि बात हो रही है लंबे समय की, यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं तो ये राशि बन जाती है 82,74,000 रुपीज़। और ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 12% पे। हालांकि उम्मीद कर सकते हैं कि आपको इससे बेहतर रिटर्न्स मिल पाएंगे लॉन्ग टर्म में। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है पंकज दुआ ने। पंकज जी, आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है और आपने बताया कि 2021 से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और अब तक आपके पास 4,80,000 रुपये इकट्ठा हो चुके हैं। 20 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आपके पोर्टफोलियो में है एक्सिस ब्लू चिप फंड, PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड, PP इनकी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, मिरे एसेट लार्ज एंड मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, SBI स्मॉल कैप फंड एंड क्वांट एक्टिव फंड। आपने एक कैटेगरी में कई स्कीम ली हुई हैं, जैसे कि स्मॉल कैप में भी 2 फंड्स हैं आपके पास, मिड कैप में भी आपके पास में 3 फंड हैं मिड कैप में तो, और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड तो ठीक है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट है। और आपने पूछा है कि एक्सिस ब्लू चिप फंड और PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड में आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं दिखाई दे रहे हैं तो क्या करना चाहिए। एक्सिस ब्लू चिप फंड से तो मैं कहूँगा कि आपको स्विच करना चाहिए दूसरे लार्ज कैप फंड में, लेकिन आप बेहतर होगा कि एक इंडेक्स फंड में मूव करें। तो जैसे आपके पास एक्सिस ब्लू चिप फंड है, इसके बजाय आप एक निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें। और क्योंकि एक्सिस म्यूचुअल फंड के पास निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड नहीं है तो आप आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड या ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आपने पूछा है PGIM इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ फंड के बारे में और आपने कहा है कि इस फंड की परफॉर्मेंस से भी आप खुश नहीं हैं, तो आप यहाँ से भी निकल सकते हैं। और यहाँ पर अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है, 23,500 है। मैं कहूँगा इस वक्त पर मिड कैप में मूव करने की बजाय, क्योंकि ऑलरेडी मिड कैप में आपके पास 2 स्कीम और भी हैं, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़, तो आप क्या करें कि इस पैसे को भी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड, जिसमें आप एक्सिस ब्लू चिप फंड का पैसा री इन्वेस्ट करेंगे, वहीं पर इस पैसे को भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आपने पूछा है कि आपको SBI कॉन्ट्रा या NASDAQ 100 फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो SBI कॉन्ट्रा फंड को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, NASDAQ 100 फंड आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा। और फिर वहाँ पर आप जैसे ICICI प्रूडेंशियल NASDAQ 100 या मोतीलाल ओसवाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, इनमें से कोई भी स्कीम आप कंसिडर कर सकते हैं। और साथ ही आपने पूछा है कि यदि 20 साल तक आप निवेश करते हैं तो इस इन्वेस्टमेंट से कितना पैसा बन सकता है। तो 4,80,000 रुपीज़ जो अभी तक आपने एक्यूमुलेट किए हैं और 19,000 पर मंथ की आप SIP कर रहे हैं, 12% के CAGR पर यदि कैलकुलेट करें तो आपके पास करीब 2,21,00,000 रुपये इकट्ठा
हो सकते हैं 20 साल में। लेकिन वहीं यदि आप 10% से स्टेप अप करते हैं, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहेंगे, तो 20 साल में 12% के CAGR पर 4 करोड़ रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। और यदि रिटर्न थोड़े और बेहतर हुए तो 5 करोड़ भी बन सकते हैं। तो पहली सलाह तो यह है कि आप साल दर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहें। ऑल द बेस्ट टू यू। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है हिमाचली गर्ल। ओके, आपने नाम नहीं बताया पर आप हिमाचल से हैं, ये जानकर खुशी हुई। आपने बताया कि आप 8,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रही हैं और आपके पोर्टफोलियो में है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जहाँ पर 1,000 रुपीज़ की SIP है। बल्कि सभी स्कीम जो आपने यहाँ बताई हैं सब में आप 1,000 रुपीज़ पर मंथ की SIP कर रही हैं। SBI मैग्ना मिड कैप फंड में 1,000 रुपीज़, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में 1,000, क्वांट स्मॉल कैप फंड में 1,000, क्वांट मल्टी असेट एलोकेशन फंड में 1,000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड में 1,000, UTI निफ्टी 200, मोमेंटम 30 इंडेक्स फंड में 1,000 और मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में 1,000। 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और टारगेट है 1 करोड़ रुपए का। तो पहली बात तो ये है कि पोर्टफोलियो में स्कीम बहुत ज़्यादा है, छोटी छोटी राशि आप इन्वेस्ट कर रही हैं। इसके मुकाबले बेहतर होता कि कम स्कीम होती और अमाउंट बड़ा होता। तो 8,000 रुपीज़ का आपका काम 4 स्कीम से भी चल सकता था। बट एनीवे यहाँ पर फ़िलहाल आप कोई बात नहीं, अब शुरू कर दिया है तो आप बिल्कुल इन्वेस्ट करते रहें। पर फिर भी मैं कहूँगा कि स्मॉल कैप फंड में आपके पास 2 फंड हैं आपके पोर्टफोलियो में। तो आप एक काम कर सकती हैं कि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में अपनी SIP बंद कर दें इस वक्त के लिए, और उसके बजाय यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में ऐड कर लें तो ये बेहतर होगा। यानी कि वहाँ 2,000 रुपये कर लें और यहाँ से आप कम कर लें। वजह यह कि स्मॉल कैप की वैल्यूएशंस काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई हैं और ऐसे में इस वक्त जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप मिड कैप के बजाय लार्ज कैप में ज़्यादा होना चाहिए। और फिर 1-2 साल के बाद जब वैल्यूएशन ठीक लगे तब आप दोबारा मूव कर सकते हैं। तो हम पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग की बात तो हमेशा करते ही हैं। तो इस वक्त पर स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा, उसके मुकाबले लार्ज कैप में करना बेहतर होगा। और आपने कहा है कि 15 ईयर्स में 1 करोड़ रुपये आपको इकट्ठा करने हैं, और यदि मैं यहाँ पर 12% के CAGR पर कैलकुलेट करता हूँ तो 8,000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्टेड फॉर 15 ईयर्स आपके बनेंगे करीब 38 लाख रुपीज़। और यदि 10% से स्टेप अप करते हैं कि यानी कि 10% हर साल आप बढ़ाते जाएं इन्वेस्टमेंट को, तो आपके पास 66,19,000 रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो 1 करोड़ का जो टारगेट लिया है वहाँ से आप काफ़ी दूर हैं। तो आप एक काम कीजिए, इस वक्त पर भी यदि हो सके थोड़ा इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए। अगर आप 2,000 बढ़ा दें, 10,000 कर दें तो बेहतर होगा। और फिर ईयर आफ्टर ईयर आप 10% से बढ़ाते रहें ताकि आप एक बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर सकें। हालांकि तब भी ये करीब 82,74,000 इकट्ठा हो पा रहे हैं 12% से, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि 12 क्यों, आपको 13, 14, 15% रिटर्न मिले और आप 1 करोड़ रुपया बना पाएँ। बट जो मैंने कहा कि इस वक्त पर आप हो सके तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दीजिए, और दूसरी बात ईयर आफ्टर ईयर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाते रहना है। इन दोनों बातों पर आपको ध्यान देना होगा। ऑल द बेस्ट टू यू। अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है प्रोफेसर महेंद्र ग्री ने। महेंद्र जी, आपने बताया कि आपने ईयर 2012 में L&T इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड खरीदा था और अब आपको वो कैश करना है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्री साहब, ये जो 2012 में बॉन्ड आया था वो 2022 में मैच्योर हो गया है। तो आइडियली तो अब तक आपको उसका पेमेंट मिल जाना चाहिए था। अब हो सकता है कि आपकी जो बैंक डिटेल्स हैं वो बराबर ना हो और आपने इसके लिए कोशिश ना की हो। बट एनीवे, अभी आप एक काम कर सकते हैं कि उनके इन्वेस्टर सर्विस सेंटर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, L&T के इन्वेस्टर सर्विस सेंटर पर। और दूसरी बात, लिंक इन टाइम L&T के इन बॉन्ड्स के लिए रजिस्ट्रार है, आप उन रजिस्ट्रार को भी संपर्क कर सकते हैं। तो यदि आप अपने बैंक की जो अकाउंट डिटेल्स हैं वो उनको प्रोवाइड करेंगे तो ये पैसा आपको मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है ये जानकारी आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। आपके जो भी सवाल या सुझाव हों आप इसी तरह से कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।